घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और सत्ता के महासमर में हम देखेंगे हर बार की तरह इस बार भी ज्योतिष पोल। क्या कहता है ज्योतिष पोल? सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी तीसरी पारी खेलेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएगी सत्ता? तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, डॉक्टर अमित व्यास साहब हमारे साथ में हैं, विनोद भारद्वाज साहब हमारे, मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं जी। क्या लगता है, पूरे देश नहीं दुनिया की नजरें एग्जिट पोल पे टिकी रही और एग्जिट पोल का मिला जुला असर, नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एग्जिट पोल को लोग कई बार एग्जिट कर देते हैं, एक्चुअल में जो परिणाम आएगा वहां तक ही हमें सीमित रखना चाहिए। लेकिन ज्योतिष गणना का अपना एक आकलन है। तो सर, इस बार क्या लगता है आपको कि सरकार किसकी? आपका जो प्रश्न है, वैसे एग्जिट पोल तो सब कुछ बता चुका है, पर अभी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र में ऐसी गणना तो नहीं है जो सीटों का आकलन कर सके, लेकिन किसका पलड़ा भारी रहेगा और कितना भारी रहेगा इस संदर्भ में जरूर देखा जा सकता है। पर इस बार जो स्थिति बनी हुई है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसके मिले हुए जो उसमें उसके साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दल, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी, इन पर तीनों पर यदि विचार किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की ही वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के साथ साथ ही अभी जो शनि की स्थिति बनी हुई है, वो शनि, इनको ढैया शनि चल रहा है। ढैया शनि अमूमन ठीक नहीं रहता, लेकिन ये कुंभ का है, मूलक त्रिकोण का है, इसलिए मूलक त्रिकोण का होने के कारण ढैया शनि खराब नहीं रहता है। सोने के पाए हैं और दूसरे नक्षत्र की दृष्टि से सोने के पाए हैं और चंद्र और राशि की दृष्टि से लोहे के पाए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ अंतर विरोध के साथ में ये सत्ता में लाने का पूर्ण योग बनाता है, क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं, अभी जिस दिन चुनाव का परिणाम आने वाला है उस दिन सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये 4 ग्रह, इनकी अंशात्मक युति हो रही है 4 जून को ही, और ये इसमें एक आत्मबल देने वाला है जो मोदी जी और बीजेपी सरकार को आत्मबल, विश्वास बढ़ाने वाला है। ज्ञान की दृष्टि से, क्रिएटिविटी की दृष्टि से और अर्थशास्त्र की दृष्टि से, इन 4 तरह की जो स्थितियां हैं उनमें ये बहुत वर्चस्व दे करके और भारतीय जनता पार्टी को और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी को ये पूर्ण रूप से सत्ता में लाने का प्रबल योग बनाता है। जहां तक कांग्रेस का और अन्य दलों का सवाल है, उनके योग भी ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस कई सारे चरणों में बनी हुई पार्टी है और इसके विभिन्न चरणों में बनी हुई, 2 चरणों में जो बनी कांग्रेस, जो इंदिरा जी ने बनाई और उसके बाद में ये जो इनका एक इंडिया जो दल बना, इन सबकी स्थिति में शनि का जो समसप्तक योग बना हुआ है और जो चंद्र की शनि की स्थिति जो बनी हुई है वो प्रेत बाधा योग बनाती है। प्रेत बाधा कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये एक मनोरोग होता है और इस तरह की स्थिति में अवसाद की सी स्थितियां ला सकता है। इसलिए अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा वर्चस्व रहेगा, लेकिन वो निरंकुशता की सी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि जिसके कारण से वो उनमें भी कहीं न कहीं कोई न कोई एक ऐसा रहेगा कि या तो कम मार्जिन से बड़े बड़े दिग्गज हार सकते हैं और दोनों ही दलों के बड़े बड़े दिग्गज हार सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पर काबिज भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है इन ग्रह योगों के आधार पर। जी बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप किसकी है डिपेंड उस पर करता है। पार्टी, लीडरशिप, गठबंधन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें जो ज्योतिष शास्त्र की गणना है उसके लिहाज से काफ़ी सटीक जाता है और हमारी कोशिश होती है कि ज्योतिष पोल के जरिए एक दिन पहले हम आप तक ये बात पहुंचाएं। मुकेश जी, आपके पास में आना चाहूँगा, क्या कहेंगे? अभी गठबंधन पे सारी लड़ाई है और देखिए नरेंद्र मोदी केंद्र बिंदु रहे तीसरे, ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है उसमें, उनके तीसरे कार्यकाल में अगर वो सफल होते हैं तो तीसरा कार्यकाल, नहीं होते हैं तो 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद
फिलहाल इस पूरे चुनाव का अगर देखें तो केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से या एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, उनके निशाने पर तो रहा केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी। तो ये चुनाव काफ़ी अहम रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। तो क्या कहना है, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी और उनके अलायंस के लोग हैं, उनके हिसाब से सरकार में आने से रोका जाना बहुत मुश्किल है। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक बहुत जोरदार तथ्य मैं ज्योतिषीय आधार पर यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा कि दोनों पार्टियाँ, एक पार्टी जो कांग्रेस है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है ग्रहों के अनुसार, और बीजेपी जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आप इसके हर कद्दावर व्यक्ति की कुंडली देख लें, वो जिनकी कुंडलियों के अंदर जुपिटर बढ़िया है वो बीजेपी के अंदर है, जिनकी कुंडलियों में शनि बढ़िया है वो कांग्रेस के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो मई महीने के अंदर बृहस्पति अस्त हो गए थे, जिसका प्रभाव ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि क्लीन स्वीप, यानी आप अप्रैल से पहले की स्थिति मार्च की फरवरी की देखें तो 400 सीट से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी, और जैसे ही बृहस्पति अस्त हुआ ये बातें चलना शुरू हुई कि बीजेपी कहीं ना कहीं संकट में है, परेशानी है, ये है, और नई नई चुनौतियां और नए नए जो है तनाव बीजेपी के उनमें दिखाई देने लगे। पोलिंग का जिसमें कम होना, नए मुद्दे आना, ये सब बातें हुई। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर जहां हम देख रहे थे कि वो एक निर्विवादित पूरे विश्व के अंदर एक बहुत ऊंचे कद के नेता के रूप में हम उनको स्थापित देखते हैं, इन चुनाव में थोड़ा तनाव देखा। लेकिन ये तनाव ही है, ये परिणामों के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर कांग्रेस की कुंडली देखना ज्यादा समसामयिक रहेगा। वहां पर शनि जो उनका प्रभावी ग्रह है वो अपनी स्वयं राशि के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से स्थापित है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में ही सही चुनाव में एक जो एक आदान प्रदान होता है विचारों का या बहुत जो युद्ध होता है, उसमें कांग्रेस ने एक छोटी बढ़त तो बनाई ही, ये तो हम आराम से कह सकते हैं। तो यहां पर वो परिणामों के अंदर एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ज्योतिषीय आकलन में कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लीन स्वीप बीजेपी को नहीं दे रहा हूं। कहीं एक मन में हालांकि भावनात्मक रूप से राम मंदिर और धारा 370 के जुड़ाव के कारण दिमाग में कहीं ये है व्यक्तिगत रूप से भी कि बीजेपी जो है वो सत्ता में होनी चाहिए, तो सही आकलन की तरफ दिमाग जा नहीं रहा, भावनाएं उस पर हावी हो रही हैं। लेकिन गणनाओं के अगर क्रूरतापूर्वक अपन आकलन करें तो बीजेपी को थोड़ी तनाव है, उस क्रम में 401 से थोड़ा नीचे मैं देख पा रहा हूं जी। लेकिन क्लियर मेजोरिटी दे रहे हैं, आप सरकार बना सकते, सरकार बनाएगी जी। अमित व्यास साहब के पास में जानना चाहेंगे, सर क्या लग रहा आपको, मुकेश जी और शास्त्री साहब दोनों का तो मानना है कि सरकार बनाएगी, हाँ, लेकिन बीजेपी थोड़े तनाव में है। टेंशन तो हर किसी की होती है, टॉपर्स होते हैं, वो भी ये देखते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा। तो यहाँ पेपर है नरेंद्र मोदी का, तनाव लाजमी है, लेकिन बात मैजिक नंबर की है, उससे दूर रहेंगे या उसे पालेंगे? देखिए, अभी पूर्व वक्ता के रूप में प्रोफेसर साहब ने बात बोली और गौड़ साहब ने जो बात बोली, उसमें थोड़ी सी बात को मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो असली व्यक्तित्व को निखारने वाला और संपूर्ण वैश्विक पटल पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने के लिए मंगल को जिम्मेदार मानता हूं मैं, क्योंकि मंगल एक निर्भीक स्टार है, सेनापति के रूप में कार्य करता है। और अगर हम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के आधार पर बात करते हैं तो छठे स्थान में अभी राहु की स्थिति देखी जा सकती, पंचम भाव में राहु की स्थिति है। और पंचम भाव में जब राहु आता है तो ज्योतिष का ऐसा मानना है कि ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नति की प्राप्ति होती है और आकस्मिक धन लाभ होता है। तो यहाँ धन लाभ की तो बात नहीं की जा सकती, जहाँ तक सवाल है पदोन्नति का सवाल। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर उस आधार पर, राहु के आधार पर हम बात करते हैं, राहु चूंकि राजनीति का भी कारक माना गया है, ऐसी स्थिति में पंचम में राहु की उपस्थिति का होना कहीं ना कहीं पुरानी जो सीटें रही हैं बीजेपी की, उसमें अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी। एक तो आप राहु की तरीके से समझते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ने अभी कुछ दिन पहले ही मेष राशि में प्रवेश किया है और जो कि उनकी राशि से छठे स्थान में आता है। तो छठे स्थान में अगर मंगल की उपस्थिति होती है तो रोग शत्रु का नाश होता है। तो उस आधार पर अगर राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके एक अपोजिशन के रूप में है, तो उसको पटकनी देने के लिए
कहीं ना कहीं मंगल उनका प्रभावशाली रोल प्ले करेगा। अब आती है बात बृहस्पति की, तो बृहस्पति में उच्च पद की प्राप्ति कराना कहीं ना कहीं बृहस्पति के क्षेत्राधिकार में आता है। बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शंकाएं तो पैदा की, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की और राहु की उपस्थिति वृश्चिक राशि के हिसाब से तो वो बीजेपी की कुंडली के हिसाब से बात कर लेते हैं या नरेंद्र मोदी जी की खुद की कुंडली की बात कर लेते हैं। तो जब राहु और आपके मंगल और शनि ये तीनों ही ग्रह जब आपके फेवर में होते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा सा कम है, परंतु जो बाजार की जो किंवदंतियां बाजार में निकल के आ रही हैं उनके आधार पर नहीं करते हैं बात। ज्योतिष के आधार पर यह है कि राहु, शनि और यहाँ तक कि मंगल, चूंकि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कल आने वाला है, तो मंगल की, राहु की और शनि की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है मोदी जी की। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो निश्चित रूप से बीजेपी की ही बनने जा रही है। प्रश्न एक ये उत्पन्न होता है कि अगर अंकों के आधार पर ज्योतिष को कनेक्ट करके चलते हैं कि भाई कितनी सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए, तो पिछले बार की जो सीटें मिली हैं और अब की बार जो सीटें मिलेंगी उसमें लगभग 40 सीटें अतिरिक्त रूप से कहीं ना कहीं गेन करने की स्थिति में नजर आ रही है। तो अगर उसका ये आप एनडीए की बात कर रहे हैं या एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए की, यानी पिछली बार जो एनडीए की सीटें थी उसमें आप 40 सीटें और ऐड कर लीजिए, लगभग मतलब मान के चले कि 400 के आसपास का आंकड़ा चला 400 नहीं आएगा, लेकिन 300 लगभग 82 सीटों का कैलकुलेशन मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है, जिसमें बीजेपी को करीब 345 सीटों का है। बाकी का जो उनकी सहयोगी दल है उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि वो सीटें मिलेंगी, क्योंकि उनमें जिन सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनकी कुंडली का भी अवलोकन करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व का प्रभाव एक क्षेत्र विशेष पे होता है। कायदे से तो 40 सीट प्लस तो आप बीजेपी को ही दे रहे हैं, क्योंकि 303 थी पिछली बार। हाँ, तो उसमें 40 ऐड कर लीजिए तो 343 हो गई जी, और बाकी की जो रेस्ट बस्ती हैं वो करीब करीब आपके सहयोगी दल के माध्यम से मिल जाएगी। तो 380 और 82 के बीच का जो फिगर है, अगर न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी बात करते हैं तो आपका कहना है कि एनडीए भी मजबूत होगा और बीजेपी भी मजबूत होगी। जाहिर सी बात है, जब चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। सीधी सी बात है, अगर मेजोरिटी मिलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। मैं डॉक्टर साहब के पास में वापस जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, क्या लगता है, लेकिन बात विपक्ष की भी कर ली जाए। विपक्ष पिछले 2 चुनाव की बात करें तो बहुत कमजोर स्थिति में रहा, तो इस बार विपक्ष का क्या स्थिति रहेगी? अगर मोदी जो आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं और सरकार दे रहे हैं, तो बात विपक्ष की, विपक्ष इसी तरह से कमजोर बना रहेगा या कुछ मजबूत पोजीशन में आएगा? विपक्ष भी वैसे जैसे दोनों तरफ की स्थिति है ना, कि एक को शनि की ढैया लग रही है, एक को 7.5 लगी हुई है, और अन्य ग्रहों के भी जो उनमें कुछ बृहस्पति लग्न का, जो कांग्रेस के लग्न का शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में वैसे वैमनस्य जो बढ़ रहा है, एक सशक्त प्रतिपक्ष होना बहुत जरूरी है, और इस बार सशक्त प्रतिपक्ष तो बन पाएगा, लेकिन बीजेपी में ही, चूंकि अभी मोदी जी को चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा चल रही है और 2028 तक चलेगी, तो ये मंगल की दशा, चूंकि चंद्रमा उनका नीच का साथ में बैठा हुआ है, मंगल अपनी राशि का है, तो वो उनको सशक्त तो बनाएगा, लेकिन जब नीच का चंद्रमा साथ होता है तो संशयात्मक दृष्टि से बनाएगा। जो निर्भीक होकर के निर्णय लेने वाली स्थितियां थी, उन निर्णयों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगेगा। विपक्षी दल भी थोड़ा सशक्त होगा और अपनी भूमिका निभाने में अपने आप को थोड़ा सा कामयाब सा महसूस करेगा पहले के मुकाबले। जहाँ तक संख्यात्मक तो इसको मैं नहीं डिवाइड कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार बना लेगी, लेकिन खिन्नता के साथ, कि उसके अंदर कहीं न कहीं कोई एक ऐसा भाव बना रहेगा अंदर ही अंदर, जैसे खिन्न मन से किसी को आप कोई चीज़ दे दें तो वो हल्की सी परेशानी सी महसूस करते हैं। वो सत्ताधीश तो होते हैं, ऊपर से तो दिखते हैं कि वो सत्ता में है, लेकिन तनाव के साथ में सत्ता में है। तो भारतीय जनता पार्टी तनाव के साथ सत्ता में आएगी, विपक्षी दल भी तनाव के साथ ही विपक्ष में बैठे रहेंगे। तो दोनों की, और देश की स्थिति, जहाँ तक भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति जरूर बहुत अच्छी है कि ये दोनों स्थितियाँ देश के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन ये वर्ष, क्योंकि इस वर्ष आषाढ़ का जो महीना है उसमें 13 दिन का पक्ष है, प्रतिपदा और चतुर्दशी तिथि का कृष्ण पक्ष में क्षय हो गया है, और ये विश्व घस्र पक्ष कहलाता है।
ये 23 जून से लेकर के 5 जुलाई तक रहेगा। तो इस तरह का बहुत वर्षों में इस तरह का संयोग आता है। तो विश्व घस्र जब होता है, इधर से चुनाव हो रहे हैं, नई सरकार आएगी, तो ये एक बार देश में बहुत सी परिस्थितियों को, बदलाव को का संकेत देती है, जिसमें विपक्षी भूमिका नकारात्मक अपनाएंगे, जिससे देश के अंदर एक हल्की सी राजनीतिक द्वेष पैदा हो सकता है। लेकिन देश प्रगति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ कार्तिक मास में 5 शुक्रवार आ रहे हैं। तो ये जो वर्ष है, चुनावी वर्ष के साथ साथ जो नया संवत वर्ष है 2021 का, जिसका मंगल और शनि राजा और मंत्री बने हुए हैं, ये विपक्ष भी अपनी सशक्त भूमिका निभाते हुए कोशिश करेगा, लेकिन अवसाद में दोनों ही रहेंगे। देश प्रगति करेगा और निश्चित रूप से भारत की जो अहमियत है वो विश्व को जिस प्रकार से विगत 10 वर्षों में हुई है, उससे भी कई गुना स्थिति में आगे रहेगी। 28 तक तो निर्विवाद रूप से मोदी जी शासन करेंगे, 28 के बाद कुछ स्थितियां लास्ट में बदल सकती हैं। जी, आपने कहा कि कार्तिक मास में 5 शुक्रवार आ रहे हैं। जी। तो इस और कहा भी कि दोनों ही तनाव में रहेंगे, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, देश करेगा प्रगति। जी। तो तनाव का कारण क्या रहेगा कि जिसकी वजह से, यानी कि आपस में उठापटक, लेकिन जब संख्या बल के आधार पे अगर हम देखें तो क्लियर मेजोरिटी मिल रही है एनडीए को भी, बीजेपी को, फिर तनाव किस बात का रहेगा? ये तनाव क्या रहेगा कि बीजेपी में भी आंतरिक विद्रोह का तनाव रहेगा, तो विपक्ष में भी आंतरिक विद्रोह का तनाव रहेगा। न वो एक होकर एक दिखेंगे, न ये एक होकर बहुबल होकर के बहुत बड़ा संगठन जीत करके भी एक सी स्थितियां नहीं रहेगी। यहाँ भी आंतरिक विद्रोह थोड़ा थोड़ा रहेगा, जो थोड़ा थोड़ा उभरेगा। हो सकता है वो 2-3-4 साल बाद में स्पष्ट रूप से सामने आए, लेकिन कहीं न कहीं एक आत्मक्लेश को लेकर के ये चलेंगे, जिसके कारण से बहुत प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेंगे। देश की प्रगति और राजनेताओं की मनस्थिति दोनों अलग होती है। देश प्रगति करेगा क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो अच्छी है, शासक तनाव में है, वो अलग स्थिति है, लेकिन शासित जो जहाँ प्रजा है वो बहुत उन्नति करे, देश प्रगति करेगा, अर्थ की दृष्टि से, अन्य सामाजिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, और जो प्राकृतिक जो संसाधन की जो अभी कई बार कमियां और परेशानी आती है, इन दृष्टि से देश काफ़ी समृद्धि के साथ में आगे बढ़ेगा। और इसमें सरकार की भूमिका रहेगी, विपक्ष और सरकार दोनों ही तनाव में रहेंगे। ये बड़ी बात होगी कि तनाव में रहेंगे, और इसकी वजह सिर्फ अंतर्कलह बताया जा रहा है। वक्त आने पे इन तमाम चीज़ों को आप देख सकेंगे, ऐसा ज्योतिष गणना कह रहा है। मुकेश जी के पास में जाना चाहूँगा, सर क्या लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है अक्सर कि सरकार बेहतर काम तब कर पाती है कि जब विपक्ष भी मजबूत रहे। ये तो ठीक है, आप तीनों मिला करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी पारी खेलेंगे, क्योंकि मेजोरिटी मिलेगी तो कोई दूसरा चेहरा मुझे लगता ही नहीं है, कि मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता, जब चुनाव ही उन्हीं के नाम पे लड़ा गया है। लेकिन बात आती है विपक्ष की भूमिका की, तो विपक्ष की क्या पोजीशन रहेगी? विपक्ष ऐसे ही कमजोर रहेगा या फिर थोड़ा मजबूत होगा? देखिए, विपक्ष मजबूत हो चुका है। अगर आप देखें तो जो गठबंधन था, इसने विपक्ष को मजबूत किया, और एक भी वोट जो बीजेपी के विरुद्ध पड़ना था वो किसी भी तरह से बटा नहीं। ये विपक्ष की मजबूती का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, जो बिखराव को रोका गया है, बिखराव रोका गया, और जो केवल शनि के कारण हो सका था। यानी शनि अपनी स्वराशि के अंदर है, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, वो मजबूत स्थिति में था, तो कांग्रेस को इस लिहाज से तो मजबूत किया कि सारे विपक्षी दलों का वो नेतृत्व करने की स्थिति में आया। सारे विपक्षी दलों ने अपना नेतृत्व कांग्रेस को दिया, तो इस लिहाज से तो वो कांग्रेस मजबूत हुई। लेकिन गणित के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से वो कितनी मजबूत होती, ये मतपेटियों से अपने को पता चलेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम अगर देखते हैं विश्व राजनीति की, तो विश्व युद्ध, अपन पिछली बार जब बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ऐसी स्थिति जुलाई अगस्त के अंदर बन रही है जहां पर विश्व के अंदर बड़े जो देश हैं या घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल सकते हैं कि कुछ आकस्मिक जो चीजें हो जाएं, उसकी तरफ बहुत तेजी से बातें बढ़ रही हैं, तो उसका प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा। चुनाव खत्म होते के साथ ही विश्व स्तर पर कुछ घटनाएं बदलेंगी, जिससे आर्थिक और कई प्रकार के तनाव आ सकते हैं। उनको कैसे निपटा जाएगा, इसमें एक मजबूत शासनाध्यक्ष होने की आवश्यकता है, और नरेंद्र मोदी जी इसमें अपनी क्षमताओं को बखूबी से हमारे सामने रख सकें, और लगता है कि वो संभाल लेंगे। लेकिन एक बहुत रोचक बात यहां पर देखने में आती है, वो ये है
कि जो आपने कहा कि क्या विपक्ष सही भूमिका निभा पाएगा, चुनाव के तुरंत बाद हो सकता है कि जैसा शास्त्री जी ने कहा कि बीजेपी के अंदर थोड़ा तनाव हो सकता है, ऐसा ही तनाव सत्ता जो विपक्ष है वो प्रभावित हो सकता है, सत्ता पक्ष तो उसमें भी कुछ स्प्लिट हो सकता है। तो ये पार्टियों का इधर उधर सरकना या एक दूसरे को वार में सिचुएशन में लेके जाना और बदलाव आना, ये आप तुरंत बात देखेंगे अगले कुछ महीनों के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर संख्या बल जैसा कि अपन कह रहे हैं शनि के कारण बीजेपी को थोड़ा कम मिला या उस स्तर पर नहीं पहुंच सका जो उन्होंने बताया कि 382 या 385 नहीं मिला, तो फिर ये घटनाक्रम आपको तेजी से होते हुए दिखेंगे। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि लगातार शुक्र की स्थिति, शुक्र जो है वो न सिर्फ राजनीति का ग्रह है, धन प्रदाता ग्रह भी है। इसके तुरंत बाद दो बड़े देशों के अंदर, यूरोप में आप देखेंगे चुनाव हो रहे हैं, जर्मन के अंदर है और आपके इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर चुनाव है। यहां के चुनाव भारत को बहुत इफेक्ट इसलिए करेंगे कि आर्थिक मुद्दों पर भारत सीधा इनसे लड़ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर भारत की बढ़ती हुई भूमिका विश्व परिदृश्य के अंदर हमें बहुत मजबूत दिखाई देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर जो हमारे विदेश मंत्री, एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहूंगा, जयशंकर प्रसाद। मैं कहता हूं एक ऐसी कुंडली है इस देश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जिसने भारत पिछले दिनों में 5 साल के अंदर भारत को बहुत ऊंचाई तक की तरफ दिखाया। आने वाले दिनों के अंदर ये कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये देख लीजिएगा जी, बहुत महत्वपूर्ण कुंडली होगी। बिल्कुल। तो एक प्रभावी भूमिका में रहेंगे एस जयशंकर, ये भी माना जा रहा है। अमित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, बात विपक्ष पे आकर के मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि विपक्ष की पोजीशन क्या रहने वाली है, थोड़ा मजबूत होगा या जैसी स्थिति है उसी स्थिति में रहेगा या और कमजोर होगा? देखिए, जो गठबंधन विपक्ष ने किया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि मोदी को किसी भी प्रकार से हटाना है। लेकिन अगर आप पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टियों का एक बहुत बड़ा कोई समूह बनाकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो आपका उद्देश्य अगर जनता की सेवा करना नहीं है, देश के विकास को लेकर किसी मुद्दे पर आपने कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है, तो जनता इस बात को जानती तो है ही कि आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके पीछे आपका मंतव्य क्या है। देखिए, क्या है कि मोदी जी को जो एक सिंपैथेटिकल वोट और जो थोड़े बहुत मिले हैं या मिलेंगे, कल मतपेटी से पता पड़ जाएगा, उसका बहुत बड़ा कारण रहेगा कि राम मंदिर और 370 तो है ही, लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, परिवर्तन की बात करता है, तो परिवर्तन को समाज स्वीकार नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विरोध के स्वर कहीं ना कहीं सामने नजर आते हैं। और उस विरोध के स्वर के रूप में अगर कोई पार्टी सामने आती है तो समझ में आता है, लेकिन पार्टियों का एक दल आपके सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूती पर प्रश्नवाचक चिन्ह अपने आप ही लग जाता है, क्योंकि उसका जो नेतृत्व कौन करेगा उसको लेकर भी अभी अंतर्विरोध है। क्योंकि जब से बृहस्पति अस्त हुआ है तब से आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के सुर भी बदले बदले नजर आए, केजरीवाल जी की भी नजर आ रहे हैं, दूसरा राहुल गांधी जी की भी स्थिति कहीं ना कहीं एक मनोरोगी के रूप में देखी गई है, और बाकी के और जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी की बात कर लीजिए या मृदा परिवार की बात कर लीजिए, जहाँ जहाँ भी परिवार को लेकर जो राजनीति की गई है उनका पतन धीरे धीरे हो रहा है, और एक व्यक्तिवाद को लेकर पार्टियाँ क्या है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण देखने में आया है कि जब से शनि ने अपनी राशि में परिवर्तन किया, तब से जो नीचे लोग बाग हैं, नीचे से मतलब है जिनको राजनीति में पृष्ठभूमि में इसको कमजोर माना जाता था, आज वो उच्च पद पर आकर बैठे हैं। एक बात जानना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी भी जैसे मनोरोगी के रूप में उभर के आए, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो पूरे कैंपेन में ही राहुल गांधी को एक तरह से स्थापित लीडरशिप के रूप में उन्होंने बताया है। उसकी वजह है कि किसी भी स्पीच में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, कांग्रेस और राहुल गांधी शहजादे के रूप में उनके केंद्र में रहे हैं। तो जब लगता है किसी को कि मेरे टक्कर वाला आदमी यही है, विकल्प के रूप में दिख रहा है, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि एक रोगी है वो? देखिए, किसी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सामने वाला कोई प्रतिद्वंदी भी होना बहुत जरूरी होता है, और जब उस समय पर अच्छा प्रतिद्वंदी कोई अगर नजर आए तो राहुल गांधी से अच्छा प्रतिद्वंदी उनको कोई नजर नहीं आया था, क्योंकि ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, खड़गे जी की बात कर लीजिए, या और छोटे दलों के जो नेता हैं, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, ये वो लोग बाग हैं जो केवल क्षेत्र विशेष तक ही अपनी राजनीति का प्रभाव रखते हैं, देश के स्तर पर इनका प्रभाव उतना नहीं है। और राहुल गांधी जी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर एक परिवार का टैग लगा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उस टैग के आधार पर वो अपनी अस्तित्व को बनाने में सफल तो हुए हैं, मगर उनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में राजनीति में तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे,
लेकिन सत्ता पक्ष का मुंह देखने की स्थिति उनकी कुंडली में नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जब अपन विपक्ष की बात करते हैं तो जब तक ऐसा कोई मजबूत चेहरा हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम किसी भी रूप में मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं मान सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी के आधार पर ही अगर हम मजबूत विपक्ष मानते हैं तो ये गलत मानना होगा, क्योंकि उनके पीछे जो खड़े हुए लोग बाग हैं वो उनको मजबूती दे रहे हैं। अगर उनको व्यक्तिगत रूप से कैलकुलेट किया जाता है, उनके ग्रहों के आधार पर किया जाता है, तो उनका व्यक्तिगत वजूद कुछ भी नहीं है। क्योंकि खड़गे जी ने जब से अपना पद संभाला तब से कांग्रेस की जो कमजोर स्थितियां थी उसको मजबूत तो बनाया है उन्होंने, लेकिन वो दक्षिणी ही इलाकों में अपने आप को मजबूत रखा है। उत्तर भारत में उनका प्रभाव देखने को कम मिला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की जो अपन बात करते हैं वो अभी, जैसा कि अभी शास्त्री जी ने भी बताया, बहुत अच्छी बात बोली कि जिस प्रकार से ग्रहों की इक्वेशन आने वाले समय में बनेगी तो वैश्विक पटल पर तो ये कहीं ना कहीं अंतर्विरोध अलग अलग देशों में होंगे ही, हमारे देश में भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के अंदर भी अंतर्विरोध देखने को मिलेंगे। और जिस मजबूत विपक्ष की अपन अपेक्षा कर रहे हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं अंतर्विरोध देखने का मिलेगा। उसका बहुत बड़ा कारण रहेगा मंगल की उपस्थिति और शनि का मूवमेंट। ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अंतर्विरोध वाली स्थितियां कहीं ना कहीं हमारी राजनीति में उभर के आई हैं। बट उसका फिर भी एडवांटेज कहीं ना कहीं क्या है, मोदी जी को मिला है, क्योंकि मोदी जी की कुंडली में शनि का प्लेसमेंट भी अच्छा है, मंगल का प्लेसमेंट आज की तारीख में बहुत अच्छा है, शुक्र ने भी राशि परिवर्तन किया है, और बृहस्पति चूंकि अभी अस्त हैं लेकिन जब उदय हो जाएंगे उसके बाद में वो भी अपना प्रभाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में मोदी जी के लिए दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से यह है कि सरकार तो बीजेपी की ही आ रही है और नेतृत्व कहीं ना कहीं मोदी जी का ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतर्विरोध के जो स्वर नजर आएंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं नजर आएगा मंगल की स्थिति और कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति का प्रॉपर तरीके से बीजेपी की मजबूती को प्रदान तो करता है दिखलाई में आने वाली बात में, लेकिन इंटरनली स्थिति उनकी भी अच्छी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में मोदी जी का कोई ना कोई अल्टरनेट बाजार में जब तक आएगा नहीं तब तक ये अंतर्विरोध बनता ही रहेगा। और कहीं ना कहीं योगी जी की कुंडली इस तरीके से भी है कि 2026 के बाद में वो अपना प्रभाव और बढ़ाने में क्या है सफल होंगे। चलिए, ये तो बहुत आगे की बात होगी, फिलहाल तो अपन मोदी जी पे ही केंद्रित रखते हैं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो वो क्या होंगे। मैं शास्त्री साहब वापस एक बार आपका रुख करना चाहूँगा। अब की बार उत्साह वो नहीं था 2014 में, से पहले जब हमने बात की थी तो आप लोगों ने सबने कहा था उस वक्त कि इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इस देश को मिलेंगे। दूसरी बार में एक राष्ट्र सद्भावना का ज्वार फटा, उसके कारण पुलवामा अटैक की वजह से बीजेपी को गेन हुआ। इस बार लहर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वोटिंग उस तरह से नहीं हो पा रही थी जो 14 में हुई या फिर 19 में हुई। तो साइलेंट जो मतदाता था वो ये मान सकते हैं कि साइलेंट मतदाता था वो भी मोदी जी को लाइक कर रहा था। हाँ, ये तो अभी निश्चित है, क्योंकि मोदी जी के ग्रह और भाजपा के ग्रह, अभी जो अन्य ग्रह हैं, जो सप्तग्रही योग बना हुआ है जिसमें चतुर्ग्रही योग अभी चल रहा है, ये भाजपा के लिए थोड़ा अनुकूल है। लेकिन जितने अनुकूल समझते हैं, ये क्या अनुकूल प्रतिकूल दोनों का मिला जुला रूप है। तो ये सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों ही अंतर्विरोध की स्थितियां रहेंगी। इवन इस तरह से रहेगा कि जैसे इसका एक भाग अगर थोड़ी सी शिथिलता हो तो यहाँ से खंडित हो जाए, और उधर से जो विपक्ष है उसका एक भाग खंडित हो जाए और फिर वापस कोई तीसरा जुड़ाव हो जाए। इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं, पर अभी सत्ता मोदी जी संभालेंगे। मोदी जी के साथ ही वो वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये जो परिणाम आएंगे हल्के से चौंकाने वाले आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की दोनों ही पक्ष नहीं, लेकिन क्लियर मेजोरिटी के साथ में चौंकाने वाले तो क्या रहेंगे, क्योंकि मोदी मजबूत तो है। क्लियर मेजोरिटी के साथ मोदी जी आएंगे सत्ता में, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ये कई बार क्या होता है कि जो मूल त्रिकोण का जो शनि होता है ये कई बार अतिशय फल दे देता है और कई बार एकदम गर्त में डाल देता है। लेकिन अभी अतिशय फल की स्थिति में, चूंकि ये शनि की जो चतुर्थ स्थिति है, अष्टम स्थिति है, द्वादश स्थिति है, ये ऐसा संतुलित असंतुलित सा कर देती है, इसलिए यहाँ पर अभी स्पष्ट बहुमत तो बीजेपी को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा जिस तरह की संभावना है मुझे उतना नहीं लगता, लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में आकर अगर बहुत ज़्यादा बहुमत मिला तो उसमें खंडन होने का भी डर बनेगा। अगर बहुत बड़ा अगर इनको समर्थन मिलता है तो इसमें चूंकि अन्य ग्रहों की स्थिति यह है कि वो वापस उतनी ही स्थिति में रख देंगे, सत्ता उनकी बनी रहेगी, अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी अब जी, और वही मुश्किल में डाल सकती हैं। बिल्कुल आप सही करें। मैं मुकेश जी आपके पास में आना चाहूँगा।
देखिए 2 बार के अगर हम कार्यकाल देखें तो वन मैन शो नरेंद्र मोदी रहे, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं रही। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि उनकी शपथ के पहले एक बार फिर हम लोग बैठेंगे, तो इस बार जैसे शास्त्री साहब कह रहे हैं बड़ा चैलेंजिंग है इस बार बीजेपी के लिए कि संख्या बढ़ेगी लेकिन तनाव रहेगा। तो तनाव की वजह क्या होगी आपकी नज़र से? तनाव की वजह दो है। पहली तनाव की वजह है जो आपने देखा कि जिस कारणों से बीजेपी हमेशा अपने संगठन के दम पर बीजेपी दूसरों को पीछे धकेलती रही है, ऐसा इस बार आपने चुनाव में देखा। पहले शुरुआती दौर के अंदर कि संगठन, जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं वो संगठन बिल्कुल शांत था। जो वोटिंग के अंदर वो मतदाताओं को लेकर के जो बूथ थे उन तक नहीं पहुंचा, और इसका रीजन था कि वो मत प्रतिशत गिर गया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं, उत्साह नहीं था, नहीं, इसलिए क्योंकि निरंकुश आप जब अपने मोदी की गारंटी, आपने एक शब्द देखा होगा मोदी की गारंटी, जो कि नेचुरल से उनके अंदर भी इन बिटवीन भी एक आपसी चाहे कितना भी सद्भाव, भाई हो चाहे अपने परिवार सदस्य हो, लेकिन जब आप एक व्यक्ति के तौर पर आगे बढ़ते हैं तो परिवार के छोटे सदस्य जो चाहे आपसे कमजोर हैं, चाहे आपके साथी हैं, चाहे आपसे छोटे हैं, चाहे आपके आज्ञाकारी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और ये जो ठीक नहीं है यही आपको परिणामों में दिखाई देगा। जीत तो मोदी ही रहे, लेकिन वो उन्होंने जो उनको आईना दिखाने की कोशिश की है वो आपको, और वो जुपिटर के कारण कि आप परिवार में जो कलह होता है, जब कभी भी छठे बृहस्पति होता है तो परिवार में कलह आपको दिखाई देती है। यहां पर ये कलह आपको मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, यहाँ कलह जो उसमें तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो भी मुखिया को सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है। वो हो चुका है। आज देखिए चेहरा जो एक अंदर से जो मोदी के जो परिवार के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ ग्रहों की स्थिति से हम देख पाते हैं। बोल तो कोई कुछ नहीं रहा, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसको चुनौती मिली है और इसके आधार पर चीजें बदली हैं, बदलेंगी और भी गहराई तक जा सकती हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण रूप से हम यहाँ कह सकते हैं, यह स्थिति अगर बहुत ज्यादा कोई नंबर्स की कमी कांग्रेस में आई तो ये सितारा ये नहीं कि कोई मोदी के लिए ही है, ये उधर भी काम कर सकता है। तो राहुल गांधी के ऊपर भी बहुत बड़े तरीके से प्रहार होते हुए आपको अगर नंबर कहीं बहुत कम आते हैं तो दिखाई देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में व्यास साहब चलते चलते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अंतरकलह की बात आ रही है, आपका भी कहीं ऐसा दिखता है कि अंतरकलह की संभावनाएं बन रही हैं? निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों में अंतरकलह हो चुका है। वो जग जाहिर नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है, क्योंकि गृह जो होते हैं वो निश्चित रूप से जब बहुत सारा परिवार होता है तो उसमें बर्तन भी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे टकराहट करते हैं और अपने अस्तित्व को सर्वोपरि करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अब मोदी जी के एक ऑल्टरनेट के रूप में पार्टी देखने की कोशिश कर रही है, जिसका परिणाम ये है कि वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो एक ऑल्टरनेट के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को जिम्मेदार के रूप में ले सकें। तो ये कहीं ना कहीं गिरोह का 2024 जो है वो शास्त्री जी ने इसलिए चौंकाने वाला शब्द इस्तेमाल किया था, उसको मैं जस्टिफाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष काबिज भी हो जाएगा लेकिन मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन आने वाले 2-1 साल के बाद में मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर लोगों में कई प्रकार की संशय पैदा हो जाएंगी। और 75 साल तो नहीं है वजह, देखिए 75 तो साल उन्होंने हो सकता है कि अपने क्राइटेरिया को फिक्स किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसा कुछ कभी नियम नहीं रहा कि साहब 75 साल के बाद में किसी ने रिटायरमेंट लिया हो। हाँ, ये एक अनुशासन के लिए बीजेपी की पार्टी ने शायद 75 का साल का, या आरएसएस वालों ने अपना कोई एक तरह का कोई फॉर्मूला बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 75 साल कहीं ना कहीं इसके लिए आड़े नहीं आएगा, लेकिन 75 साल वाला मुद्दे को आड़े बनाकर कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बीजेपी में थोड़ी सी कमजोर स्थितियां नजर आएंगी। जैसा कि अभी शास्त्री जी ने बताया 2028 तक की जो बात है वो निर्विवाद रूप से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के स्टार बहुत पावरफुल है, लेकिन मैंने आपको एक शब्द और बताया था कि कहीं ना कहीं योगी की जो सुगबुगाहट है वो बाजार में इसलिए चल चुकी है कि योगी जी का बृहस्पति आने वाले समय में करीब 26 महीने के बाद वो इतना पावरफुल होगा कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी तो खुद नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिमांड उठेगी उनकी। जनता रूपी जो शनि रूपी जो जनता है, शनि कहीं ना कहीं जब मीन राशि में आएगा उस समय डिमांड उठ सकती है उनकी, एक डिमांड उठेगी उनकी, डिमांड उठेगी, क्योंकि जब शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में आएगा। चले, मैं माफी चाहूंगा सर। तो ज्योतिष पोल के अनुसार तमाम पहलुओं को खुल करके हमारे जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने के सामने रखा और आगे तक के क्या होने की संभावना है
मैं यही इस वजह से कह रहा हूं कि पिछले कई इलेक्शन में हम भी एग्जिट पोल पे तो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ज्योतिष पोल काफ़ी हद तक सटीक गया है और उसके आसपास ही परिणाम सामने आए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सत्ता का महासमर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।